हेलो, कैसी हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। फोन पर अभय की आवाज़ सुनते ही रीबा का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह शाम दोनों वक्त अभय का फोन ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? सिंगापुर में तो इस वक्त दोपहर होगी। तुमने लंच ले लिया? अच्छा, इंडिया आने का कब प्लान है? करीब 10 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में रीबा सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज बातें होती है, फिर भी रीबा के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करे, उनकी शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद ही सिंगापुर की एक कंपनी में अभय की नौकरी लग गई थी। वह पहले वहां सेटल होकर ही रीबा को बुलाना चाहता था, पर अभी भी वह इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहां के लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसा उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी रीवा से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर यह दूरी नहीं सहनी पड़ेगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफी तरक्की कर ली है, यह थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। अभय से फोन पर बात कर कुछ पल तो रीबा को तसल्ली हो जाती कि अब वह जल्दी अभय के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतजार करते करते ही तो इतना समय बीत गया था। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो अभय उससे रोज फोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी लंबी होती थी, वरना एक अनजाना भय उसे घेर रहा था। कहीं वह वहाँ एक अलग गृहस्थी ना बसा ले, इसलिए वह उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि अभय उसे साथ क्यों नहीं ले गया तो वह उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसकी फ्रेंड अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर चिढ़ाती तो उसकी आंखें नम हो जाती। रीवा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूं। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो। जल्द ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर दूंगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो, कहाँ जाना चाहती हो? मलेशिया चलोगी? यह सुनते ही रीबा रो पड़ी। जहाँ तुम ले जाना चाहोगे चल दूंगी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत देश है। अभय से बात करने के बाद रीबा का मन कई सपने संजोने लगा। अब जाकर उसका सही मानों में वैवाहिक जीवन शुरू होगा। वह खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी अभय से बात हुई तो उसने फिर बात दोहराई। अभय के फोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए रीवा फोन के पास आकर बैठ जाती थी। लैंडलाइन पर ही वह फोन करता था। उस दिन भी सुबह से रीवा अभय के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और फोन नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि फोन ना आए। सोचा कि बिजी होगा, शायद बाद में फोन करें, पर उस दिन क्या, उसके बाद तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, पर अभय की ना तो कोई खबर आई और ना ही फोन। पहले तो उसे लगा कि शायद अभय का सरप्राइज देने का या कोई तरीका हो, पर वक्त गुजरने के साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके मोबाइल पर फोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सिंगापुर में अब एक फ्रॉड के केस में फंस गया था। 10 दिनों से वह जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर रीवा को यह बात पता चलेगी तो ना जाने वह कैसे रिएक्ट करे। कहीं वह उसे गलत ना समझे और यह सच मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालकर केस क्लोज करा देगी। इसलिए अभय ने सोचा कि
बेकार रीवा को क्यों बताएं? जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह उससे बात को यहीं दफन कर देगा। इससे रीवा के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान है। असल में अभय जिस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर था, उसके एक क्लाइंट ने उस पर $30,000 की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर यह फ्रॉड किया। असल में यह अकाउंट में हुई गलती थी। डाटा खो जाने यानी गलती से डिलीट हो जाने की वजह से यह सारी परेशानी खड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस ने अभय को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइन भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने या प्रमाण पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। वहां पर एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ही उसके केस हैंडल कर रहा था और वह इस बात से अनजान था कि भारतीय हर जगह बेईमानी करते हैं। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अभय की बात सुन पुलिस अफसर करण बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए हो तो अपने को बेगुनाह साबित करने में बरसों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2-3 दिन में छूट जाओ। करण साहब, अभय बेगुनाह है। यह बात तो उनकी कंपनी भी कह रही है। केवल क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने $30,000 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए अभय को भी पैसे भरने पड़ेंगे। बस 1-2 दिन में मैं उन्हें यहाँ से निकाल लूँगा, अभय के वकील ने कहा। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देशवासी बदनाम ना हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वह बार बार हमें फोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। अपनी टूटी फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक जॉन से पूछा, सर आप प्लीज उसे कुछ ना बताएं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे, वह मुझे छोड़कर चली जाए। हो सकता है वह मेरे जेल में होने की बात सुनकर डाइवोर्स ही ले ले। नो सर, डोंट टेल हर एनीथिंग एंड ट्राई टू अवॉइड हर फोन कॉल। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जॉन की बात सुनकर अभय के चेहरे पर पसीने की बूंदें छिलमिला उठी। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डाटे को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा और वह करना इतना आसान नहीं था। $30,000 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे रीवा की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फोन नहीं किया था, इसलिए वह तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि अभय की कुलिंग का कहना था कि उसे रीवा को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम अभय से ठीक ठाक होने का खबर तो मिल जाएगा। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल ले। मगर अभय इसी बात को लेकर भयभीत था कि कहीं रीवा उसे गलत ना समझ बैठे। जितना आदर, सम्मान और प्यार वह उसे करती है, वह कहीं खत्म ना हो जाए। वह भी रीवा से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इंडिया में बैठी रीवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
अभय की खोज खबर कैसे ली, इस बारे में उसने अपने मौसा से बात की। वे आईपीएस में थे और इस समय अमेरिका में पोस्टिंग थे। उन्होंने सलाह दी कि रीबा को सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर पहुंचकर रीबा ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और जाने से मिलने पर ही वह इस सच को जान पाई। सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले की जैसे जमीन खिसक गई। अभय को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, पर पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे अभय ने उसे धोखा दिया है। अपने मौसा को उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वही इंडियन हाई कमिश्नर को इस मामले में डालकर अभय को छुड़वाए। रीबा को अपने सामने खड़ा देखकर अभय सकपका गया। तुम यहाँ कैसे? कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो रीबा, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में अभय से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मुझे तुम पर यकीन है अभय, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रीवा के मौसा के इन्फ्लुएंस और इंडियन हाई कमिश्नर के दखल से अगले 2 दिनों में अभय जेल से बाहर आ गया। रीवा, आई एम रियली सॉरी। मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। सब भूल जाओ अभय, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है, लेकिन अब तुम सिंगापुर में नहीं रहोगे। इंडिया चलो, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे। कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसा कमाने से तो अच्छा है कि अपने देश में 2 सूखी रोटियां खाकर रहना। कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं। इस पराये देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितनी जल्दी हो यहाँ से चलने की तैयारी करो। रीवा के हाथ को मजबूती से थामते हुए अभय ने जैसे अपनी सहमति दे दी। वो खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकल रीवा के साथ रहना चाहता था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।